हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर टुडेज लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा छोटू सा चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। वैसे छोटू सा तो बिल्कुल भी नहीं है, बट हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स में। तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस आखिरकार हमारे पास होते क्या है। तो कोई भी ऐसे प्रोसेस जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने जरूरी है तभी वो जिंदा रह पाएगा, उन्हीं को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। चार हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले आखिरकार हमारे पास ये न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना लेता है एंड उसको फिर वो यूटिलाइज करता है एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, तो ये हमारा न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन अलग अलग प्रकार का होता है। मेनली हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटो यानी कि जो अपना खाना खुद बना रहे हैं उनको हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कह देते हैं। ये भी फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक है फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू लाइट, तो जो सनलाइट का यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन बनाते हैं? हमारे प्यारे प्यारे ग्रीन प्लांट्स हैं, एल्गी हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, फिर है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो जो हमारे पास नाइट्रोसोमोनस है, ठीक है, वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग हो सकता है, एंड सल्फर बैक्टीरिया है। तो ये केमिकल एनर्जी का यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं। ये दोनों ही ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। अब हेट्रो से आप समझ गए होंगे, ये खुद से अपना खाना नहीं बना सकते हैं। ये फर्दर हमारे पास चार टाइप के होते हैं, एक हमने यहां मिस कर दिया है, यहां पे हमने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो कि हम में होता है। हम क्या करते हैं, पूरा खाना खाते हैं, बॉडी के अंदर वो खुद ब्रेक डाउन होता है ना, डाइजेशन की हेल्प से। तो इसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। फिर है सैप्रोफिटिक, यानी कि जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे पलते हैं उनको हम सैप्रोफिटिक एनिमल्स कह देंगे, ऑर्गेनिजम्स कह देंगे। ठीक है, जैसे कि एनिमल्स नहीं कहेंगे, ऑर्गेनिज्म ही कहेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास फंजाई है ना, तो इसमें क्या होता है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है। फिर है पैरासिटिक, आपने पैरासाइट के बारे में सुना होगा, है ना। पैरासाइट क्या होता है, जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रहता है, उसको मारता नहीं है पर उससे न्यूट्रिएंट्स जो है लेता रहता है। जैसे कि जब सर में जुएं हो जाती हैं, लाइस, ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन ही करती है, यानी कि ये किसी दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म में रहता है, उससे न्यूट्रिएंट्स खींचता रहता है, उसको मारता नहीं है बट उसको हार्म तो ये करता ही करता है। ठीक है, फिर है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो सिम्बायोटिक, यहाँ पे दो कोई मेरे ऑर्गेनिजम्स हैं, साथ रह रहे हैं और एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास है लाइकेन। लाइकेन एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है एयर पोल्यूशन का। तो ये होता है एल्गी और फंजाई के बीच में। ठीक है जी, तो ये हमारे हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो हमारे प्लांट्स में हो रहा है उसको देख लेते हैं। प्रोसेस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का होता है, ये हम सभी लोगों को पता है। तो क्या होता है, CO2 और पानी लेते हैं हमारे प्लांट्स, पानी सॉइल से ले सकते हैं, CO2 हवा से वो ले ही रहे हैं। तो यहाँ पे क्लोरोफिल जो हमारे ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है वो जरूरी है, आप सभी को पता है, तभी हम कह रहे हैं जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो हमें फोटोसिंथेसिस दिखा रहे हैं। सनलाइट की प्रेजेंस जरूरी है, ये बना देते हैं ग्लूकोज और इसके साथ साथ रिलीज करते हैं ऑक्सीजन इनटू द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो क्या कंप्लीट प्रोसेस है, सबसे पहले जो क्लोरोफिल है, जो हमारा ग्रीन कलर का पिगमेंट है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर लिया जा रहा है रूट से सॉइल के थ्रू। ठीक है, उसके बाद CO2 ली जा रही है। अब एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, कौन सी लाइट ली, कौन सी एनर्जी ली, लाइट एनर्जी ली। ठीक है, ये किस में चेंज हो गई, ये होती है केमिकल एनर्जी में चेंज। जो हमारा पानी है वो स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और ये जो मेरा CO2 था ये रिड्यूस हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, एंड ऑक्सीजन बनता है एज अ बाय प्रोडक्ट, जो कि हम यहाँ पे देख ही पा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए उसके बाद स्टोमेटा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो छोटे छोटे पोर्स हैं किसी भी लीफ में ऑफ एनी प्लांट, उसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो कौन गार्ड करता है, कौन डिसाइड करता है, तो गार्ड सेल्स ही डिसाइड करती हैं। जैसे घर के अंदर कौन आएगा, गार्ड जी डिसाइड करते हैं ना, वैसे ही स्टोमेटा कब खुलेगा कब बंद होगा वो गार्ड सेल्स ही हमारी डिसाइड करती हैं। अब ये स्टोमेटा के आखिरकार फंक्शन क्या है, तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सबसे पहला है गैस एक्सचेंज और दूसरा है हमारा ट्रांसपिरेशन, इसका मतलब है पानी का एक्सचेंज। ठीक है,
जो भी पानी है जब वो रिमूव हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है प्लांट से, उसको हम ट्रांसपिरेशन बेसिकली कहते हैं, ठीक है। और CO2 कब हमारी अंदर जाएगी, ऑक्सीजन कब हमारी बाहर जाएगी, ये भी कौन डिसाइड करेगा, स्टोमेटा। और स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कौन डिसाइड करेगा, हमारी गार्ड सेल्स करेंगी, ठीक है। अब जब ये जो गार्ड सेल्स है ना, ये पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, तो ये स्वेल हो जाएंगी, फूल जाएंगी और ये खुल जाएंगी। बट अब क्या होगा, पानी इन्होंने निकाल दिया ना, पानी निकाल दिया है तो ये सिकुड़ जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी, तो ये बंद हो जाएंगी। इस तरीके से बंद हो जाती हैं और खुल जाती हैं, ठीक है। चलो उसके बाद अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, इसमें भी होलोजोइक न्यूट्रिशन ही होता है, जैसे कि हम में, ह्यूमंस में होता है। तो यहाँ पे 4 स्टेप्स हमारे पास होते हैं। सबसे पहला है इंजेशन, ये ही 5 स्टेप्स हम में भी होते हैं। इंजेशन यानी कि हमने खाना ले लिया, ठीक है। सिमिलरली जो एल्गी है हमारे पास, वो भी अमीबा है हमारे पास, वो क्या करता है, वो खाना ले लेता है, किसके थ्रू, तो इसके जो फॉल्स फुट होते हैं, यानी कि ये जो सूडोपोडिया है, इनके थ्रू इसने खाना ले लिया। फिर यहाँ पे ये क्या करता है, डाइजेशन करता है। कहाँ डाइजेशन होता है, तो जो फूड वैक्यूल होता है उसके अंदर डाइजेशन होता है। फिर प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन का, यानी कि अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब करे जाएंगे। फिर उसके बाद है एसिमिलेशन, यानी कि अब इन न्यूट्रिएंट्स का यूज करा जाएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। फिर है एक्सक्रीशन, यानी कि यहाँ एक सेकेंड, यहां पे एक्सक्रीशन नहीं आएगा, इजेशन आएगा। क्यों, देखो इजेशन जो है, जो हमारा सॉलिड वेस्ट है उसको जब हम रिमूव करते हैं तो उसको इजेशन कहते हैं, एक्सक्रीशन अलग है। एक्सक्रीशन में जो हमारे ब्लड में वेस्ट मटेरियल है, यूरिन के थ्रू हम पास कर रहे हैं, वो एक्सक्रीशन है। यहां पे क्या होगा, इजेशन, दोनों ही अलग अलग है, ठीक है। तो जो सॉलिड वेस्ट है उसको रिमूव कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम इजेशन कह देते हैं, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा डायग्राम है। अब आ जाते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम खाना कहां से लेते हैं, तो हम खाना मुंह के थ्रू लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी टंग है, टीथ है, सलाइवा है। उसके बाद ये पास करता है ईसोफेगस के थ्रू, जो कि हमारा फूड पाइप है। फिर चले जाता है खाना स्टमक में। स्टमक में बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, ये उसको और तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। फिर ये चले जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यही होता है हमारा कंप्लीट डाइजेशन। यहाँ पे और भी जो जूसेस हैं वो सेक्रीट होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में खाना, और उसके बाद जो सॉलिड वेस्ट है वो रेक्टम में स्टोर होता है, ठीक है। एंड उसके बाद ये एनस के थ्रू निकल जाता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम इंजेशन पे। तो हम खाना ले किसके थ्रू रहे हैं, मुंह के थ्रू, ठीक है। तो इसमें क्या है, सलाइवा है। कौन प्रोड्यूस करते हैं, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। ये सलाइवा क्या करता है, इसमें होता है सलाइवरी अमाइलेस, ये एक एंजाइम है, ये स्टार्च को माल्टोस में चेंज कर देता है। दांत का काम क्या है, जो खाने के बड़े बड़े पीस है ना, उसके छोटे छोटे टुकड़ों में उसको चेंज करने का काम दांत का है। और जो टंग है वो क्या करती है, सलाइवा को खाने के साथ मिक्स करती है, ताकि इजीली हम उसको निगल सके, अदरवाइज हम नहीं निगल पाएंगे, ठीक है। फिर है डाइजेशन। तो यहाँ पे डाइजेशन ईसोफेगस से शुरू हो जाता है। ईसोफेगस क्या कर रहा है, मुंह से खाना लेके जा रहा है, कहाँ, स्टमक में। इसमें होते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, देखो ऐसे 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 करके खाना जाता है। जो हमारे कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस हैं उनको हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब स्टमक पे आ जाते हैं, तो यहां पे होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। सबसे पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एसिडिक मीडियम जरूरी होता है। क्यों होता है, इसका काम क्या है, एक तो बैक्टीरिया जो भी खाने में गलती से आ गए हैं उनको किल करने का, दूसरा एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ये, ताकि जो मेरा एंजाइम है पेप्सिन, ये एक्ट कर सके। पेप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन्स हैं उनको डाइजेस्ट कराता है। और ये म्यूकस क्या है, तो म्यूकस, अब देखो HCl क्या है, एसिड है ना, तो एसिड स्टमक को क्या कर सकता है, जला सकता है, खराब कर सकता है। तो स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, म्यूकस का है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो जो हमारे पास कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, अभी मैंने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना चला गया, यहां पे कुछ जूसेस रिलीज होते हैं, जैसे कि हमारा बाइल जूस। कौन इसको प्रोड्यूस करता है, तो लिवर इसको प्रोड्यूस करता है। इसका काम होता है फैट्स को ब्रेक डाउन करने का। इसका एक और काम है कि ये क्या करता है, देखो बी फॉर बाइल, बी फॉर बेसिक याद कर लो। जो खाना स्टमक से आ रहा है वो एसिडिक हो गया है इसकी वजह से, तो इसको अल्कलाइन या फिर बेसिक बनाने का काम भी यही करता है, ठीक है।
अब लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल को, पर ये स्टोर कहां होता है, तो ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है एंड गॉल ब्लैडर इसको रिलीज कर रहा है कहां, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। इवन जो मेरे पास पैनक्रियास है वो भी किसको सेक्रीट कर रहा है, कुछ एंजाइम्स को, जैसे कि लाइपेस। लाइपेस क्या करता है, फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। फिर है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, तो ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। और ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को, ठीक है। प्रोटीन्स यहां पर भी हो गए थे पेप्सिन से, और ट्रिप्सिन से भी हमारे प्रोटीन्स ही डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है। अब कंप्लीट डाइजेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ जूसेस होते हैं जिनको हम इंटेस्टाइनल जूसेस कहते हैं। अब यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो रहा था, पहले बड़ा सा टुकड़ा था, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा, ठीक है। फिर यहाँ पे और छोटे टुकड़ों में टूटा। अब फाइनल डाइजेशन होना है, कंप्लीट डाइजेशन होना है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोटीन्स हैं फाइनली अमीनो एसिड में चेंज हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट फाइनली ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं, एंड जो फैट्स हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में फाइनली कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हमारे पास डाइजेशन हो गया कंप्लीट। अब आता है एब्जॉर्प्शन, यानी कि अब क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खाने से एब्जॉर्ब करे जाएंगे। कौन एब्जॉर्ब करता है, तो विलाय करते हैं। विलाय क्या है, हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये कहां होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होते हैं। तो ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं खाने से और ब्लड को दे देते हैं। और आपको पता है पूरे बॉडी में ब्लड जो है घूमता रहता है, तो ब्लड का काम क्या है, इन न्यूट्रिएंट्स को रेस्ट ऑफ द बॉडी में पहुंचाने का, ठीक है। समझ में आ गया, चलो। फिर है एसिमिलेशन, यानी कि अब यूज करा जाएगा न्यूट्रिएंट्स को, सो दैट जहां पे भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वहां पे हम यूज करें, क्योंकि अल्टीमेटली खाना हम एनर्जी के लिए ही खा रहे हैं, ठीक है। फिर है इजेशन, तो हमने कहा अब सॉलिड वेस्ट बनेगा, कहां बनेगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन में बनेगा। तो जो भी पानी है या यूजफुल हमारे पास कुछ चीजें फिर भी रह गई, कुछ मिनरल्स रह गए, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड में, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और फाइनली जो भी वेस्ट है उसको सॉलिड वेस्ट फीसेस के फॉर्म में बना देता है, एंड देन आप एनस के थ्रू इसको रिमूव कर देते हो। बट ऐसा तो नहीं है सीधे बन गया, सीधे ही आप लोग वॉशरूम चले गए, कहीं पे स्टोर होता है ना, कहां पे स्टोर होता है, तो रेक्टम में ये स्टोर होता है, फिर एनस के थ्रू हम इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि ब्रीदिंग ही रेस्पिरेशन है, नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ब्रीदिंग का मतलब है इनहेल एंड एक्सहेल, है ना। नॉर्मल जब हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं, CO2 को रिमूव कर रहे हैं, वो मेरी ब्रीदिंग है। बट रेस्पिरेशन किसमें होती है, सेल के अंदर होती है। जो खाना हम खा रहे हैं उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, जिससे हम लोगों को एनर्जी मिल रही है, वो प्रोसेस रेस्पिरेशन का होता है। सेल्स के अंदर ये होता है और इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसकी हेल्प से हमको एनर्जी मिल रही है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन दो टाइप का हमारे पास हो सकता है, एनएरोबिक और एरोबिक। तो सबसे पहले देखो, जो मेरे पास ग्लूकोज है C6H12O6, साइटोप्लाज्म में ये ब्रेक डाउन होता है पाइरुवेट में। पाइरुवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। अगर होगा हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन, तो ये डायरेक्टली CO2 पानी और एनर्जी में टूट जाएगा, यानी कि CO2 पानी में टूटेगा और हमको एनर्जी मिल जाएगी, जो हम में होता है एक्चुअल में। बट कई बार क्या होता है, हम लोग ना बहुत ही तेज भागते हैं कहीं को, है ना, तो पैर में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। ये क्रैम्प्स किस वजह से पड़ते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से। यानी कि जब जो हमारा रेस्पिरेशन है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो वो एरोबिक है। जब इन दी प्रेजेंस ऑफ लेस ऑक्सीजन या फिर इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, तब उसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो हमारे बॉडी में उस केस में लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से हमको क्या होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है। और ये हमारा कंप्लीट एनएरोबिक है, जो कि यीस्ट में होता है। तो यीस्ट में ये कन्वर्ट होता है एथनॉल में एंड CO2 में, एंड एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एरोबिक और एनारोबिक में आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का क्या मतलब है, इनहेल कर रही हूं तो मैं ऑब्वियसली ऑक्सीजन ले रही हूं, एक्सहेल कर रही हूं तो मैं CO2 को क्या कर रही हूं, रिमूव कर रही हूं। यहाँ पे जो हमारा डायफ्राग्म है वो क्या करता है, वो नीचे जाता है और यहाँ पे ऊपर आता है, ठीक है। चलिए अब देखो इनहेलेशन होता कैसे है, एंटायरली जब मैं ले रही हूं ऑक्सीजन, तो आखिरकार कैसे ये पूरे बॉडी में पहुंच रही है, इसको देख लेते हैं। अभी हम ट्रांसपोर्टेशन डिटेल में देखेंगे, बट उससे पहले ब्रीदिंग आप लोग समझ लो, ठीक है। तो ब्रीदिंग में क्या हो रहा है, देखो एयर जो है नोज के थ्रू ही एंटर करती है, ये सभी लोगों को पता है।
तो ये नोज के थ्रू आ गई। फिर क्या है हमारे पास, फिर ये जाती है फेरिंग्स पे, ठीक है, फिर ये जाती है लैरिंग्स पे, फिर जाती है ट्रैकिया पे, फिर ब्रोंकाई पे। अब यहाँ पे क्या है, ब्रांचेस हैं। जैसे एक बड़ा सा पेड़ होता है, उसकी शाखाएं होती हैं, वैसे ही यहाँ पे शाखाओं में टूट रहे हैं, ठीक है। तो ट्रैकिया है, फिर आया ब्रोंकाई, फिर ये भी ब्रांचेस में टूट गया ब्रोंकियोल्स में, और सबसे छोटा जो पार्ट होगा इसका वो एल्वियोलाई होगा। ये होते हैं हमारे बलून शेप्ड सैक्स। तो यानी कि इनमें हवा भर रही है, थैले जैसे हैं, ठीक है, थैले हैं जिनके अंदर हवा भरी है। अब ये जो एल्वियोलाई है ये क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन ली गई है उसको ये दे देते हैं ब्लड को, और आपको पता है ब्लड का ही काम है कि सारे बॉडी पार्ट्स के पास उसको पहुंचा दो, ठीक है। तो गैस एक्सचेंज हो रहा है, कैसे ऑक्सीजन एंटर करती है एंड फिर CO2 जो है वो रिमूव होती है। ब्लड ही क्या करेगा, CO2 को भी लेगा एंड उसके बाद रिमूव कर देगा, ठीक है। एक्सेलेशन में क्या हो रहा है, CO2 रिच एयर जो है दैट इज गेटिंग पुश्ड अवे। डायफ्राग्म का क्या रोल होता है, तो अभी हमने कहा इनहेल जब हम करते हैं तो ये नीचे चले जाता है, एक्सहेल जब हम करते हैं तो ये ऊपर चले जाता है, ठीक है। जो हमारी रिब मसल्स हैं वो एक्सपैंड करती हैं जब हम इनहेल करते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जब हम एक्सहेल करते हैं, यानी कि हम CO2 को रिमूव करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ ब्लड पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ट्रांसपोर्टेशन इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमने रेस्पिरेशन कंप्लीट कर लिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा हमने देख लिया है। अब हम देखने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन, जिसके लिए ब्लड हमें पता होना चाहिए। तो ब्लड क्या है, एक ऐसा फ्लूइड है जो हमारे बॉडी में फ्लो कर रहा है। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहले आपको पता है रेड ब्लड सेल्स इसमें होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन, इसकी वजह से ही रेड कलर का ब्लड हमारा होता है, ठीक है। फिर होता है WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स का काम आपको पता है, ये हमारे फाइटिंग सोल्जर्स होते हैं, ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शंस वगैरह से प्रोटेक्ट करते हैं। फिर है प्लेटलेट, तो ये मदद करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, बहुत ज्यादा ब्लड ना बहे तो ये क्या करते हैं, क्लॉट कर देते हैं ब्लड को, जो कि जब आपको चोट लगी है आपने खुद नोट करा होगा। प्लाज्मा क्या है, जो लिक्विड पार्ट होता है हमारे ब्लड का वो ही हमारा प्लाज्मा है, ठीक है। यहां पे हमारे पास ब्लड किस में फ्लो करता है, तो कुछ ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। क्या है ये ब्लड वेसल्स, तो सबसे पहले है आर्टरी, फिर वेन एंड फिर कैपिलरीज, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम आर्टरी की बात करें तो ये ब्लड को लेके जाती है फ्रॉम दी हार्ट, यानी कि हार्ट से बाकी सारे बॉडी पार्ट्स में लेके जाती है आर्टरी। और वेन क्या करती है, जो ब्लड है पूरे बॉडी पार्ट से वो लेके जाती है हार्ट के पास। ये कैरी करती है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, और ये करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी। बट डिफरेंस समझ में आया आपको। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, जो कि है पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ना, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, और जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, ठीक है। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है पूछा जाएगा, तो वो है हमारी एओर्टा। और वेन कौन सी है, तो V फॉर वेन, V फॉर वेना कावा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब कैपिलरीज क्या है, तो इनका काम है आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करने का, बहुत ही पतली पतली ये होती हैं। इसमें ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों ही क्या हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं। इसमें वाल्व नहीं होते हैं, जबकि वेन में वाल्व हमारे पास होते हैं, इसमें भी वाल्व नहीं होते हैं। इसमें वाल्व होते क्यों हैं, सो दैट जो मेरे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो पीछे की डायरेक्शन में फ्लो ना कर जाए, हार्ट के पास ही जाए, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आ जाते हैं मेन हमारे ह्यूमन हार्ट में, ठीक है। हम कह रहे हैं हार्ट के पास लेके आ रहा है, हार्ट से लेके जा रहा है, तो हार्ट का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है आखिरकार, तो देखो ये हमारा लेफ्ट वाला पोर्शन है, ये हमारा राइट वाला है। जो लेफ्ट है ना, देखो वहां पे रेड रेड आपको दिख रहा है, तो ये लेके जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और ये वाला पार्ट लेके जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। हमारे पास टोटल होते हैं 4 चेंबर्स, ठीक है। तो इधर पे देखो क्या क्या है, इधर पे लेफ्ट एट्रियम है, और नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम है, और ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को रिसीव करता है फ्रॉम दी ब्लड, जो कि आ रहा है लंग्स के थ्रू, ठीक है। सिंपल वे में आप लोग यहां पे समझो, ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले लंग्स के थ्रू मैंने क्या इनहेल करी, ऑक्सीजन। अब मैंने कहा था एक्सेप्शन होता है किसका, पल्मोनरी वेन का। तो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके गई कहां, हार्ट के पास। हार्ट में सबसे पहले किसके पास लेके गई, लेफ्ट एट्रियम के पास, ठीक है। इसने दे दिया लेफ्ट वेंट्रिकल को, फिर ये दे देता है एओर्टा को, जो मेरी लार्जेस्ट आर्टरी है। ये हमें हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यूज हैं पूरे बॉडी को बेसिकली ये प्रोवाइड कर देती है।
ठीक है जी, ऑक्सीजन। उसके बाद बॉडी में जो CO2 जनरेट हुई, वो CO2 वेना कावा यानी कि जो मेरे पास लार्जेस्ट क्या है वेन है, वो लेके चले जाती है राइट एट्रियम के पास, फिर ये लेके जाती है राइट वेंट्रिकल के पास, फिर पल्मोनरी आर्टरी अगेन जो एक्सेप्शन है, ये लेके जाती है फाइनली लंग्स के पास हमारा CO2 एंड लंग से CO2 जो है वो रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑक्सीजन एंड हमारे CO2 का। तो आई होप आपको ह्यूमन हार्ट बेसिक समझ में आ गया होगा। 4 चेंबर्स हैं, लेफ्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर कर रही है हमारे पूरे बॉडी में, और जो राइट है हमारे पास वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी कि जो CO2 है बेसिकली CO2 रिच ब्लड है उसको पूरे बॉडी से लेके जा रही है हार्ट के पास, फिर वो लंग्स के थ्रू CO2 रिमूव हो जा रही है। आई होप यार ये सब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो एक सेप्टम आपको दिख रही है, डिवाइडिंग वॉल। तो ये जो डिवाइडिंग वॉल है ये इंश्योर करती है कि मेरा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना आपस में मिक्स ना हो। यहाँ पे क्या है ऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे क्या है डीऑक्सीजनेटेड, ये मिक्स ना हो, ये कौन इंश्योर करता है, हमारा सेप्टम यानी कि डिवाइडिंग वॉल। ठीक है, तो जो हमारा ब्लड फ्लो का पाथवे है आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो हमारे हार्ट से क्या हुआ, ब्लड 2 बारी पास करा, एक बारी ये वाला है तो ये भी ब्लड ऑक्सीजनेटेड वाला, और ये भी तो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड वाला। तो यानी कि हमारे हार्ट के थ्रू जो ब्लड है वो 2 बारी पास करा, इसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, और डबल सर्कुलेशन जिनमें होता है वो 4 चेंबर वाले होते हैं इंसान। ठीक है, इंसान कहें ऑर्गेनिज्म कहें तो उन ऑर्गेनिजम्स के पास 4 चेंबर्स होते हैं। यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स नहीं करते हैं, जबकि यहाँ सिंगल सर्कुलेशन में अगर ब्लड एक ही बारी जा रहा है तो ऑब्वियसली दोनों क्या होंगे, मिक्स होंगे। तो ये होता है फिशेस में, और इनके पास सिर्फ 2 ही चेंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों आपस में मिक्स कर जाते हैं। इसकी वजह से हमारे पास वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। हम कैसे हैं, तो हम वार्म ब्लडेड हैं, यानी कि बाहर कुछ भी टेम्परेचर हो रहा हो हम अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। हम में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। जबकि जो कोल्ड ब्लडेड है, जो बाहर के एटमॉस्फेयर का या फिर बाहर जो भी चीजें हैं, जैसे पानी है तो बाहर पानी का जो भी तापमान है ना, टेम्परेचर है, वही इनका भी टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है कोल्ड ब्लडेड और इनमें होता है सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, जैसे कि हमारी फिशेस है, कुछ और रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस भी हो सकते हैं। समझ में आ गया। अब पढ़ लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी तो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इसको हम वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना हमारे पास 2 हम लोगों को मेन वेसल्स पढ़नी है, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। ये बेसिकली हमारे पास टिश्यू है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम हमारे पास 2 टिश्यूज हैं, किसमें, प्लांट्स में। जाइलम जल आ रहा है ना यहाँ पे, तो ये जल को लेके जाने का काम करता है, यानी कि पानी को। फ्लोएम में क्या आ रहा है, फूड ना, फो आ रहा है, तो ये फूड को ट्रांसफर करने का काम करता है। वेरी वेरी सिंपल। ये है जाइलम, ये है फ्लोएम। ये टिश्यू क्या कर रहा है, खाने को लेके जा रहा है। ये क्या कर रहा है, ये पानी और बाकी मिनरल्स को लेके जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वन वे सिस्टम होता है, वन वे डायरेक्शन है। क्यों, क्योंकि पानी हमेशा ऊपर को ही लेके जाएगा, रूट से ऊपर को लेके जा रहा है प्लांट, नीचे को देगा नहीं। तो यहाँ पे वन वे सिस्टम है, यहाँ पे ऊपर नीचे इधर उधर कहीं पे भी खाना ये पहुंचा सकता है ना, जहां पे भी रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए ये 2 वे सिस्टम होता है। ठीक है, ये हमारा ट्रांसपिरेशन पुल एंड रूट प्रेशर 2 यहाँ पे मेन फोर्सेस लग रहे होते हैं, और यहाँ पे एक्टिव एनर्जी लग रही होती है, दैट इन्वॉल्व्स ATP। ठीक है, उसके बाद ये मोस्टली डेड सेल से मिलके बना है और ये लिविंग सेल से मिलके बना है, तो इसको हम लिविंग टिश्यू भी कह देते हैं, इसको हम डेड टिश्यू भी जनरली कह देते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं एक्सक्रीशन पे। तो हमने कहा था इजेशन और एक्सक्रीशन अलग अलग है। तो एक्सक्रीशन का मतलब है कि हमारे ब्लड में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, वो है ना, तो ये हमारी क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। तो इनको जब हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन में क्या जनरेट होती है, यूरिन। कौन इसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है, तो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हमारे पास मेन किडनीज होती हैं। ये जो बीन शेप्ड ऑर्गन है ना, ये दो हमारे पास किडनीज होती हैं। ठीक है, अगर इंसान को जिंदा रहना है तो एटलीस्ट एक किडनी उसके पास होनी चाहिए, एक में भी जिंदगी कट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यूरिया क्या है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट है जो कि बन रहा है लिवर में, एंड इट इज रिमूव्ड बाय द किडनीज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है, अब हमारे पास जो एक्सेस सॉल्ट है वो भी हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेस वाटर है तो वो भी तो हम यूरिन के थ्रू ही रिमूव कर रहे हैं ना, वाटर है, यूरिया है,
सॉल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये सब हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। यूरिन में हम क्या कर रहे हैं, हम वाटर रिमूव कर रहे हैं एक्सेस, हम एक्सेस सॉल्ट रिमूव कर रहे हैं, या फिर यूरिया हम रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो किडनी क्या है, ये ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिन बना देती है। ठीक है, उसके बाद देखो आपको ये दो यूरेटर्स दिख रहे हैं, तो सबसे पहले यूरिन बनती है किडनी में, फिर यूरेटर्स क्या करते हैं, उसको लेके आते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, ये स्टोर करके रखती है यूरिन को। फिर जब आपको अर्ज लगती है कि यार अब जाना है मेरे को वॉशरूम, तो फिर हम यूरेथ्रा के थ्रू उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोसेस होता है। अब किडनी के अंदर क्या होता है हम उस पर बात करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हमारे पास होते हैं, और ये नेफ्रॉन्स क्या है, ये फंक्शनल यूनिट है हमारी किडनी की, यानी कि मेन यूरिन बनाने का काम किसका है, हमारे नेफ्रॉन्स का ही है। तो कैसे ये करते हैं देख लेते हैं। तो ये मेरे पास नेफ्रॉन का डायग्राम है। नेफ्रॉन में होती है बोमैन्स कैप्सूल। ठीक है, ये है, ये बोमैन्स कैप्सूल है। ठीक है जी, अब यहां पे इसके अंदर होता है ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस क्या करता है, यही मेन बनाता है हमारा जो फिल्ट्रेट है उसको, यानी कि ब्लड को फिल्टर कर रहा है, ये बना दे रहा है फिल्ट्रेट। ये फिल्ट्रेट को ये दे देता है इस बोमैन्स कैप्सूल को। ये मेरी बोमैन्स कैप्सूल थी। ठीक है, उसके बाद इसके पास अभी भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और इसके पास कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स भी हैं। तो यहां पे जो हमारा बोमैन्स कैप्सूल है ये फर्दर दे देता है ट्यूब्यूल को। ट्यूब्यूल का काम क्या है, इसका काम है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का। ये सारे इनके जो फंक्शंस है ना आपको याद करने हैं। ट्यूब्यूल का काम क्या है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का। तो ये क्या करता है, जो हमारे पास पानी है अगर वो रिक्वायर्ड है बॉडी को, या फिर ग्लूकोज है या सॉल्ट है जो कि बॉडी को रिक्वायर्ड है, तो ये क्या करता है, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और फाइनली ये बना देता है हमारी यूरिन। ठीक है, इसने बना दी यूरिन। अब ये कहां चले गई, कलेक्टिंग डक्ट के पास। तो कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, इस यूरिन को कलेक्ट करती है एंड इसके बाद ये फर्दर दे देती है कहां पे, हमारे यूरेटर्स को। ठीक है, सो ये किसको देगी, यूरेटर्स को देगी। यानी कि यहां पे हमने कहा बोमैन्स कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है, उसने फिल्ट्रेट बनाया, उसने दे दिया ट्यूब्यूल को, वहां पे सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो गया, उसने आगे दे दिया। ठीक है, उसने जब आगे दिया कलेक्टिंग डक्ट को, तो उसने कहा कि भैया ठीक है अब तो यूरिन बन गई है, तो अब मैं दे देता हूं हमारे यूरेटर्स को। तो यूरेटर्स लेके चले गए यूरिनरी ब्लैडर के पास, यहां पे वो स्टोर रहेगी एंड जब हमें अर्ज लगेगी पी करने के लिए तो हम यूरेथ्रा के थ्रू उसको रिमूव कर देंगे। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है। तो किडनी का आखिरकार फंक्शन क्या है, तो ब्लड को फिल्टर करता है, वाटर बैलेंस मेंटेन करता है, कितना सॉल्ट लेवल हमारे बॉडी में होना चाहिए उसको मेंटेन करता है, अगर एक्सेस है तो वो उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक पूरा ही टॉपिक। लास्ट टॉपिक है, प्लांट्स में भी तो एक्सक्रीशन होता है। तो प्लांट्स में किस तरीके से एक्सक्रीशन हो रहा है, सबसे पहले आपको पता है ऑक्सीजन जो है स्टोमेटा के थ्रू ही रिमूव हो जाता है। इवन जो मेरे पास ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है, अभी हमने देखा, मैंने आपको बोला था जो एक्सेस वाटर है वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही रिमूव हो जाता है। तो एक ये वाला मेथड भी है किसका, एक्सक्रीशन का। ठीक है, फिर सॉइल में भी अगर कुछ वेस्ट वगैरह है तो ये सॉइल में ही सेक्रीट कर देते हैं। देन रेजिन एंड ऑयल के फॉर्म में भी आपने बहुत सारे प्लांट्स में, बहुत सारे ट्रीज में मोस्टली ये देखा होगा, है ना। तो ये जो रेजिन यहाँ पे बन जा रहे हैं, ये जो ऑयल्स यहाँ पे सेक्रीट हो रहे हैं, ये भी क्या है, हमारे उन ट्रीज के लिए वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इवन आपको पता है बार्क या फिर अगर कोई डेड लीव्स है तो वो झड़ती जाती है ना, और अगर कोई बार्क है तो वो इजीली निकल जाती है। तो ये सब भी क्या है, इनके मेथड हैं वेस्ट को रिमूव करने के। तो यहाँ पे ये वाला पूरा चैप्टर हमारा होता है खत्म। अगर आप लोगों को नोट्स की पीडीएफ चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो, नोट्स की पीडीएफ वहीं पर अपलोड हो जाएगी। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। ऐसे ही जो हमारे 20 से 30 मिनट के रिविजन लेक्चर्स हैं सारे ही चैप्टर्स के लिए आ जाएंगे। केमिस्ट्री तो हमारी पूरी खत्म हो गई है, फिजिक्स के भी सिर्फ कुछ ही चैप्टर्स बचे हैं, तो ये सारे चैप्टर्स जल्द ही अपलोड हो जाएंगे। तो चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए। हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।